नमस्कार दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल सनवाल क्लासेस फॉर उत्तराखंड में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, ये चल रही है हमारी उत्तराखंड की परीक्षा वाणी सीरीज और जिसमें हम कर रहे हैं उत्तराखंड के जो जितने भी परीक्षा वाणी के अध्याय हैं तो उन पर सभी पर हम क्या कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं। और परीक्षा वाणी में जितने भी इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं जो हमारे परीक्षा के दृष्टि से महत्वपूर्ण है तो उन सब पर हम क्या करते हैं, चर्चा करते हैं। तो ये चल रहा है हमारा अध्याय 19 और इसका नाम है उत्तराखंड के प्रमुख व्यक्तित्व। तो इससे पहले हमने इससे संबंधित इस चैप्टर से संबंधित हमारे 2 वीडियो बन चुकी हैं और उनसे रिलेटेड जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं उन पर हम चर्चा कर चुके हैं। इसके बाद इस क्रम को आगे बढ़ाते हैं और आज हम बात करेंगे जो प्रमुख स्वतंत्रता सेनानी और राजनीतिज्ञ हैं, जिसमें हमारा पहला नाम है महाराजा मानवेंद्र शाह। तो सबसे पहले जान लेते हैं इनका जो जन्म होता है ये होता है 1921 ईस्वी में प्रतापनगर में। और प्रतापनगर किस में आता है, टिहरी में आता है। और जो महाराजा मानवेंद्र शाह है यह जो टिहरी के क्या हैं, अंतिम शासक रहते हैं, यानी पंवार वंश के अंतिम शासक रहते हैं महाराजा मानवेंद्र शाह। अब इनका जन्म 1921 प्रतापनगर कहाँ होता है, टिहरी में होता है। और इनका राज तिलक होता है, यानी इनको पंवार शासक बनाया जाता है। ये कब बनाया जाता है, 25 अक्टूबर 1946 को। कब बनते हैं, 25 अक्टूबर 1946 को। और इन्हीं के कार्यकाल में क्या होता है, टिहरी राज्य प्रजामंडल का गठन भी किया जाता है। तो टिहरी राज्य प्रजामंडल का गठन किया जाता है। भारत सरकार में हस्तक्षेप से अंतरिम सरकार का गठन भी किया जाता है। तो भारत सरकार द्वारा हस्तक्षेप किया जाता है और इन्हीं के काल में क्या है, अंतरिम सरकार का भी गठन किया जाता है, जिसमें कौन कौन से रहते हैं, आनंद शरण रतूड़ी, खुशहाल सिंह और डॉक्टर कुशलानंद गैरोला इसमें शामिल रहते हैं। 1 अगस्त 1949 को टिहरी रियासत का भारत में विलय हो जाता है। यानी कि परिस्थितियां ऐसी बन जाती हैं, एक तरफ 47 में भारत आज़ाद हो जाता है और दूसरा यहाँ जो लोग थे वो टिहरी राज्य की जो प्रजा थी वो लगातार मांग कर रही थी कि टिहरी को क्या किया जाए, भारत में शामिल किया जाए और स्वतंत्र किया जाए, यानी जो राजा का राजतंत्र था उससे मुक्ति दिलाई जाए। तो लगातार मांग हो रही थी, यहाँ पर जन आंदोलन हो रहे थे। और ऊपर से फिर जब देश आज़ाद होता है 47 में, 15 अगस्त 1947 को, तो फिर लगातार भारत सरकार ने भी दबाव बनाया, जिसके कारण 1 अगस्त 1949 को, ये तिथि आपको याद रखनी है, 1 अगस्त 1949 को टिहरी रियासत का भारत में विलय हो जाता है। और जो ये अंतिम शासक रहते हैं मानवेंद्र शाह, इनके द्वारा क्या किया जाता है, विलय पत्र पर हस्ताक्षर कर दिए जाते हैं। और इसके साथ ही 1952 में फिर वो क्या करते हैं, उत्तराखंड की पृथक राज्य के रूप में मांग करते हैं। कौन करते हैं, मानवेंद्र शाह। अब इनके राजनीतिक अगर हम करियर की बात करें तो ये चुने गए 8 बार, क्या चुने गए, लोकसभा के लिए चुने गए। 8 बार लोकसभा में चुने गए। सर्वप्रथम 1957 में, फिर 62 में, 67 में और 1991 से फिर लगातार ही 5 बार चुने गए। तो ये क्या है, 8 बार लोकसभा के लिए चुने गए। और सर्वप्रथम कब चुने गए, 1957 में क्या है, सांसद बने। और इनका निधन भी 5 जनवरी 2007 को हुआ और ये सांसद रहते हुए इनका निधन हुआ, यानी ये सांसद थे और सांसद रहते ही इनका 5 जनवरी 2007 को इनका निधन हो गया। इसके बाद दूसरे प्रमुख व्यक्तित्व हैं हमारे नारायण दत्त तिवारी जी। और नारायण दत्त तिवारी को क्या कहते हैं, उत्तराखंड में विकास पुरुष के नाम से जाना जाता है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि उत्तराखंड में विकास पुरुष किसे किसे कहा जाता है, तो ये नारायण दत्त तिवारी को कहा जाता है। इनके जन्म की बात करें तो अक्टूबर 1924 में ब्यूल्दी गांव में इनका जन्म हुआ है, नैनीताल में। ब्यूल्दी गांव में नैनीताल में इनका जन्म हुआ है। इनकी शिक्षा कहाँ से हुई, शिक्षा हुई इलाहाबाद से। उस समय यहाँ पर उत्तराखंड में इतना कोई संसाधन नहीं थे, इतने स्कूल नहीं थे, ठीक है। तो इलाहाबादी शिक्षा का मुख्य केंद्र था। तो 1924 में इनका जन्म हुआ और इनकी जो शिक्षा दीक्षा हुई मुख्य रूप से इलाहाबाद में हुई। 1969 व 74 में ये काशीपुर से क्या है, विधायक चुने गए। 1969 और 74 में क्या है, काशीपुर से विधायक चुने गए। और जनवरी 1976 में ये क्या बनते हैं, मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के बन जाते हैं। कब बनते हैं, जनवरी 1976 में क्या बनते हैं,
मुख्यमंत्री बन जाते हैं। और 1980 में ये क्या है, नैनीताल से सांसद और योजना मंत्री भी बन जाते हैं। 1980 में नैनीताल से सांसद चुने जाते हैं और योजना मंत्री बनते हैं। अगस्त 1984 में मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश फिर पुनः बनते हैं 1984 में। फिर जून 1990 में ये तीसरी बार क्या है, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री चुने जाते हैं, तीसरी बार जून 1990 में। फिर उसके बाद 2 मार्च 2002 को उत्तराखंड में प्रथम निर्वाचित सरकार के रूप में ये मुख्यमंत्री चुने जाते हैं। और 7 मार्च 2007 तक ये क्या रहते हैं, अपने पद पर बने रहते हैं। तो ये उस समय सांसद थे। फिर ये क्या करते हैं, उपचुनाव लड़ते हैं अगस्त 2002 में, और रामनगर से क्या बनते हैं, विधायक चुने जाते हैं। उसके बाद ये क्या है, मुख्यमंत्री का कार्यकाल पूरा करते हैं। अगस्त 2007 में क्या है, आंध्र प्रदेश के राज्यपाल रहे और इनका निधन हो गया था 18 अक्टूबर 2018 में। 93 वर्ष की आयु में इनका निधन हो जाता है। तो उत्तराखंड में जो महत्वपूर्ण जो यहाँ का है औद्योगिक संस्थान है या जितने भी महत्वपूर्ण संस्थाएं हैं, तो उन सभी का जो नींव रखी थी वो इन्होंने ही रखी थी। तो इसलिए इनको नारायण दत्त तिवारी को यहाँ पर उत्तराखंड में विकास पुरुष की संज्ञा दी जाती है। इसके बाद हमारे अगले व्यक्तित्व हैं मेजर जनरल भुवन चंद खंडूड़ी, और ये क्या है, उत्तराखंड के चौथे मुख्यमंत्री भी रहे हैं। इनके जन्म की बात करें तो 1 अक्टूबर 1933 को इनका जन्म होता है देहरादून में। 1 अक्टूबर 1933 को कहाँ होता है जन्म, देहरादून में। पैतृक गांव की बात करें तो पैतृक गांव महर गांव मरगदना कहाँ है, पौड़ी गढ़वाल में है, और ये नादलेशु पट्टी में आता है, नादलेशु पट्टी में आता है, पौड़ी गढ़वाल में है महर गांव। ये एनडीए के जरिए 1944 में क्या होते हैं, सेना में शामिल हो जाते हैं एनडीए के जरिए। और जनवरी 1982 में इनको क्या दिया जाता है, अति विशिष्ट मेडल से सम्मानित किया जाता है। 1982 में अति विशिष्ट सेवा मेडल इन्हें प्रदान किया जाता है। उसके बाद फिर ये राजनीति में आते हैं और 1991 में ये गढ़वाल से क्या है, सांसद बनते हैं 1991 में। 1996 से 98 को छोड़कर ये मुख्यमंत्री बनने तक क्या है, सांसद रहे। 96 से 98 तक ये क्या है, सांसद नहीं थे। उसके अलावा ये क्या है, लगातार 1991 से 8 मार्च 2007 तक क्या है, ये सांसद बने रहे गढ़वाल से। 8 मार्च 2007 को ये फिर क्या बनते हैं, मुख्यमंत्री बनते हैं गढ़वाल से, और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री बनते हैं सांसद रहते हुए। तो मुख्यमंत्री चुने जाते हैं उत्तराखंड के चौथे मुख्यमंत्री के रूप में। और फिर उसके बाद ये उपचुनाव लड़ते हैं, क्योंकि सांसद थे तो मुख्यमंत्री बनने के लिए विधायक होना जरूरी, यानी विधान मंडल का सदस्य होना जरूरी है। तो फिर ये उपचुनाव लड़ते हैं और धुमाकोट पौड़ी से ये क्या बनते हैं, विधायक चुने जाते हैं, विधायक बनते हैं सितंबर 2007 में। इसके बाद हैं हमारे प्रमुख साहित्यकार, पत्रकार, इतिहासकार और शिक्षाविद। प्रमुख साहित्यकार, पत्रकार, इतिहासकार और शिक्षाविद। तो इनमें सबसे पहला नाम है हमारा गुमानी कवि। गुमानी कवि को कुमाऊं के सबसे प्राचीन कवि माना जाता है। गुमानी कवि को कुमाऊं का सबसे प्राचीन कवि माना जाता है। तो ये महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये आपको ध्यान रखना है। और ये किसने कहा है, सर जॉर्ज गियर्सन ने इनको कुमाऊं का सबसे प्राचीन कवि कहा है। इनके जन्म की बात करें 1790 में काशीपुर उधम सिंह नगर में होता है। इनका जो मूल नाम था, मूल नाम है लोकनाथ या लोकरतन पंत के नाम से इनको जाना जाता था। ये राजकवि थे काशीपुर नरेश गुमान सिंह देव के यहाँ, और गुमानी उपाधि जो गुमान सिंह देव थे उन्होंने ही इनको दी थी। यानी काशीपुर जो नरेश थे तो गुमान सिंह देव द्वारा इनको उपाधि दी गई थी गुमानी की। और ये जो अधिकतर ये क्या रहते थे, साधु वेश में रहते थे और गुफाओं में ही निवास करते थे। अधिकतर क्या रहते थे, साधु वेश में रहते थे और गुफाओं में निवास करते थे। इनकी जो मूल जो ये कवि हैं वो संस्कृत भाषा से संबंधित हैं।
और इसके साथ ही संस्कृत भाषा के ज्ञान होने के साथ ही इन्हें अन्य भाषाओं का भी ज्ञान था और इन्होंने जो अपनी रचनाएं हैं अन्य भाषाओं में रची हैं, जिसमें कुमाऊनी में, हिंदी और नेपाली में। गुमान नीति क्या है? नेपाली भाषा में संग्रहित है। यानी ये इनको क्या था, अनेक भाषाओं का ज्ञान था, लेकिन जो ये मूल काव्य करते थे या मूल कवि थे वो क्या थे, संस्कृत भाषा से संबंधित थे। इसके बाद हमारे अगले व्यक्तित्व हैं विश्वम्बर दत्त चंदोला। और विश्वम्बर दत्त चंदोला को कहा जाता है गढ़वाल में हिंदी पत्रकारिता का भीष्म पितामह। गढ़वाल में क्या कहा जाता है? हिंदी पत्रकारिता का भीष्म पितामह कहा जाता है इन्हें। इनका जन्म 1879 में थापली गांव पौड़ी में होता है। कहाँ होता है? 1879 में थापली गांव पौड़ी के क्षेत्र में होता है। 1901 में गढ़वाल यूनियन की स्थापना में इन्होंने अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। यानी जो गढ़वाल यूनियन के संस्थापक सदस्यों में क्या थे? एक थे। 1905 में गढ़वाल यूनियन द्वारा गढ़वाली नामक पत्र का प्रकाशन किया गया। 1905 में इसी गढ़वाल यूनियन द्वारा क्या किया जाता है? गढ़वाली नामक पत्र का प्रकाशन किया जाता है। और जब पत्र का प्रकाशन होता है तो ये जो चंदोला जी हैं इनको क्या बनाया जाता है? संपादक भी बनाया जाता है। और इसके साथ चंदोला व गिरजादत्त नैथानी क्या बनते हैं? संपादक बनते हैं। 16 फरवरी 1914 में दुगड्डा सम्मेलन होता है और इसमें विशाल कीर्ति, गढ़वाल समाचार और गढ़वाली पत्रों का क्या हो जाता है? एकीकरण हो जाता है। क्योंकि सारे पत्र अलग अलग काम कर रहे थे तो उन सबको एक किया जाता है। कौन से सम्मेलन में? दुगड्डा सम्मेलन में। और ये कब होता है? 16 फरवरी 1914 को दुगड्डा सम्मेलन। 1915 से साप्ताहिक गढ़वाल नामक पत्र का प्रकाशन का संपादन किसके द्वारा किया जाता है? ये किया जाता है चंदोला के द्वारा, विश्वम्बर दत्त चंदोला के द्वारा ये संपादन किया जाता है। 1915 से साप्ताहिक गढ़वाल। और अगस्त 1970 में इनका निधन हो जाता है। अगस्त 1970 में। इसके बाद अगले व्यक्तित्व हैं हमारे मुकुंद राम बरतुवाल। मुकुंद राम बरतुवाल को अभिनव बारहमेहर की उपाधि दी गई है और ये दी गई है भारतीय ज्योतिष अनुसंधान संस्थान द्वारा। किसकी उपाधि दी गई है? अभिनव बारहमेहर की उपाधि दी गई है भारतीय ज्योतिष अनुसंधान संस्थान के द्वारा। इनके जन्म की बात करें तो नवंबर 1887 में खंडग्राम पौड़ी में इनका जन्म होता है और इनका उपनाम क्या है? दैवज्ञ है। मुकुंद राम बरतुवाल दैवज्ञ के नाम से इनको जाना जाता है। विद्वान, ये संस्कृत व ज्योतिष के प्रकांड विद्वान थे और 44 महत्वपूर्ण ग्रंथों में केवल 22 का ही प्रकाशन हो पाया है। इनके जो 44 महत्वपूर्ण ग्रंथ थे उनमें से केवल 22 का ही प्रकाशन हो पाया है। इनकी मुख्य पुस्तकों की बात करें तो उसमें प्रमुख है ज्योतिषिव्यम, जातक सूत्रम, पंचांग मंजूषा, ज्योतिष रत्नाकर, कोश नामावली, मुकुंद कोश, आर्योदय संग्रह और ज्योतिष शब्दकोश। तो ये इनकी क्या है? प्रमुख पुस्तकें हैं। 30 सितंबर 1979 को गंगा तट मुकुंदाश्रम में इनका निधन हो जाता है। 30 सितंबर 1979 को गंगा तट पर मुकुंदाश्रम है, वहाँ पर इनका निधन हो जाता है। इसके बाद हमारे अगले व्यक्तित्व हैं तोता कृष्ण गैरोला। और तोता कृष्ण गैरोला को क्या कहा जाता है? प्रथम गढ़वाली पद्य लेखक भी कहा जाता है। तो प्रथम गढ़वाली पद्य लेखक यानी जो जिसमें काव्य आता है, कविताएं आते हैं। तो इनका जो जन्म है वो होता है 1895 में, गढ़वाल में इनका जन्म होता है। ये श्रृंगार और विरह भाव वाली गढ़वाली भाषा की प्रसिद्ध रचना है इनकी। कौन सी है? प्रेमी पथिक। और ये कब लिखी इन्होंने? 1932 में लिखी। और हिंदी रचनाओं जो अन्य रचनाएं हैं ताऊ घनानंद या रचना रंजन, इसमें है तात घनानंद और रचना रंजन इनकी क्या है? अन्य हिंदी रचनाएं हैं। और इनकी जो प्रसिद्ध रचना कौन सी है? प्रेमी पथिक है, 32 में लिखी है। तो ये आपको ध्यान रखना है, इनकी प्रसिद्ध गढ़वाली रचना कौन सी है? प्रेमी पथिक। इसके बाद अगले व्यक्तित्व हमारे भैरव दत्त धूलिया। भैरव दत्त धूलिया की बात करें तो इनका जन्म होता है मई 1901 में। ये कहाँ होता है? मदनपुर गांव पौड़ी में होता है। भैरव दत्त धूलिया मई 1901 मदनपुर गांव पौड़ी में।
1939 में एक करम भूमि नामक पत्र का क्या करते हैं, भक्त दर्शन के साथ संयुक्त रूप से क्या करते हैं, संपादन करते हैं और बाद में फिर अकेले इसका संपादन करते हैं। कब करते हैं, 1939 में करम भूमि का, ये महत्वपूर्ण है। करम भूमि 1939 में भक्त दर्शन के साथ क्या करते हैं, संयुक्त रूप से संपादन और उसके बाद फिर अकेले ये संपादन करते हैं। इसके साथ ही कुली बेगार आंदोलन तथा स्वतंत्रता आंदोलन में भी ये महत्वपूर्ण योगदान देते हैं और साथ ही उसमें लगातार भाग लेते रहते हैं। इसके बाद हमारे अगले व्यक्तित्व हैं इलाचंद्र जोशी। और इलाचंद्र जोशी को क्या माना जाता है, एक मनोवैज्ञानिक उपन्यासकार माना जाता है। क्या माना जाता है, मनोवैज्ञानिक उपन्यासकार। इनके जन्म की बात करें तो सितंबर 1902 में अल्मोड़ा में इनका जन्म होता है। सितंबर 1902 में अल्मोड़ा में इनका जन्म होता है और 7वीं और 8वीं कक्षा में हस्तलिखित मासिक पत्रिका सुधाकर का क्या करते हैं, अल्मोड़ा से प्रकाशन करते हैं या संपादन करते हैं। ये 7वीं 8वीं में रहते हैं, यानी बहुत कम उम्र से क्या करते हैं, अपने हस्तलिखित पत्रिका यानी हाथों से लिखी हुई पत्रिका सुधाकर का ये क्या करते हैं, संपादन करते हैं 7वीं 8वीं कक्षा से। कि सोचिए 7वीं 8वीं कक्षा का बच्चा है और वो क्या कर रहे हैं, अपनी पत्रिका निकाल रहा है। तो इन्होंने सुधाकर नामक पत्रिका निकाली अल्मोड़ा से। और इनके प्रमुख उपन्यासों की बात करें तो विशिष्ट व्यक्तिवादी हैं सन्यासी, घृणामयी, पर्दे की रानी, प्रेत और छाया, निर्वासित। तो ये क्या है, इनकी प्रमुख उपन्यास हैं जो विशुद्ध क्या है, व्यक्तिवादी हैं, यानी जिसमें व्यक्ति को बहुत ज़्यादा महत्व दिया गया है। सामाजिक जो उपन्यास हैं उनकी बात करें तो मुक्तिपथ व सुबह के भूले, मुक्तिपथ व सुबह के भूले क्या हैं, इनके सामाजिक उपन्यास हैं। और मिश्रित कथानक वाले वो जो उपन्यास हैं जहाज का पंछी और जिप्सी, जहाज का पंछी और जिप्सी। ये जहाज का पंछी पूछा जा चुका है, महत्वपूर्ण है। तो इनके जितने भी उपन्यास है, सन्यासी, घृणामयी, पर्दे की रानी, प्रेत और छाया, निर्वासित, मुक्तिपथ, सुबह के भूले, ये सभी महत्वपूर्ण है। तो ये आपको ध्यान रखने हैं। 50 कहानियों का क्या है, 6 पुस्तकों में प्रकाशन किया गया। इनकी जो 50 कहानियाँ हैं उनका 6 पुस्तकों में क्या किया गया, प्रकाशन किया गया है। इसके बाद हमारे अगले व्यक्तित्व हैं गोविंद बल्लभ पंत। कौन है, गोविंद बल्लभ पंत हैं। इनका जो जन्म है वह 1818 में कहाँ होता है, 1898 में अल्मोड़ा में होता है। इनके जो प्रमुख नाटक हैं जिसमें राजमुकुट, अंगूर की बेटी, सुहाग बिंदी, यथाति, अंतापुर का छिद्र, सुजाता, अधूरी मूर्ति, गुरु, दक्षिणा, अंधेरी, बस्तियाँ, कटघर, आत्मदीप, तुलसीदास, पन्ना, अहंकार, परिग्रह, काशी का जुलाहा, सोना सोना सोना। इसके अलावा इन्होंने उपन्यास भी लिखे हैं जिसमें 40 उपन्यास हैं। प्रतिभा, मदारी, जूनिया, तारिका, एक सूत्र, नूरजहां, चक्रवात, प्रगति की राह और युक्ति के बंधन। तो ये कुछ इनके क्या हैं, प्रमुख क्या हैं, उपन्यास हैं। इसके अलावा इनके जो अन्य प्रमुख नाटकों की बात करें तो सबसे जो प्रसिद्ध नाटक है इनका कोहिनूर का लुटेरा। तो कोहिनूर का लुटेरा इनका एक प्रसिद्ध नाटक है। यह गीत व नाटक प्रभाव क्या है, दिल्ली में भेजा गया था। तो इनका कोहिनूर का जो प्रमुख लुटेरा है वो क्या है, इनका प्रमुख नाटक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। कोहिनूर का लुटेरा नाटक किसने लिखा है, तो ये लिखा है गोविंद बल्लभ पंत जी ने। 1944 में कुमाऊं यूनिवर्सिटी द्वारा डॉक्टरेट की मानद उपाधि ने दी जाती है। और इसके बाद 1996 में इनका क्या हो जाता है, निधन हो जाता है। अब तो ये थे हमारे आज के कुछ प्रमुख व्यक्तित्व। तो इसके साथ ही इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। बने रहें चैनल के साथ। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।